नमस्कार, आपका स्वागत है SB24 में। और आज हम खड़े हैं जो हमारी कठोर विधानसभा पड़ती है उससे भावी उम्मीदवार हैं विधायक पद के, और हम इनसे पूछेंगे कि ये किन मुद्दों को लेकर चुनाव में उतर रहे हैं। हाँ जी, जैसे कि हमारे इस विधानसभा सीट पर बहुत से पहले जो नेता खड़े हुए हैं, लेकिन आप युवा हैं, आप इस जो समस्या हैं क्षेत्र की उन्हें किस नज़र से देखते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं सभी हमारे जो कठोर विधानसभा क्षेत्र है सभी भाइयों को दीपावली, भैया दूज, गोवर्धन पूजा, गंगा स्नान की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, आज हमारे क्षेत्र में विकास ना के बराबर है। विकास के नाम पर सिर्फ योजनाएं आई, कागजों में योजनाएं दबी रह गईं। ना ही यहाँ के प्रत्याशी सिर्फ धर्म की राजनीति करते हैं, उन्हें आम जनता की क्या समस्या है उसका कोई सरोकार नहीं है। हाँ, वो ये नहीं देखते कि क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं हैं, वो सिर्फ आज हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं। हमें ऐसी सोच से बचना चाहिए। सभी हमारे हिंदू और मुस्लिम सभी भाई हैं, सबको हमें साथ में लेकर काम करना पड़ेगा। जिस रास्ते पे चल पड़े हैं उस पर है चल पड़े, कुछ देर के लिए मेरे माथे पे बल पड़े। अब हम सोचने लगे कि यार छोड़ चले क्या, फिर सोचा यार छोड़ो चल पड़े तो चल पड़े। मित्रों, आज जिस तरह से कठोर विधानसभा में विकास होना चाहिए था, आज पूरे देश में जिस तरह से विकास हो रहा है, कठोर विधानसभा कहीं ना कहीं उससे छूती है। आप देख रहे होंगे कि अभी जो गोकलपुर से कठोर की रोड बनी हुई है, कितने साल हो गए हैं, उसमें अभी भी कार्य लंबित है। पता नहीं कब वो बनेगी। उसका किसी की भी सरकार हो, पर उस पर काम तेज़ी से होना चाहिए था, अभी तक नहीं हो पाया। हम भी देखते हैं जब मेरठ से जो गढ़ की तरफ को रोड जा रही है, वो कई सालों से उस पर कार्य चल रहा है, लेकिन अभी तक वो पूर्ण रूप से अपना रूप नहीं ले पाया है। ये किसकी लापरवाही है और किसकी लापरवाही के कारण यह सब हो रहा है? देखिए, जो प्रतिनिधि हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उस पर कार्य क्यों नहीं हो रहा है, ये उनकी जिम्मेदारी है और उन्हें सोचना चाहिए। आज जहां पूरा देश विकास की दौड़ में आगे है, कठोर विधानसभा में कोई विकास नहीं हो रहा। आप देख रहे होंगे जगह जगह जलभराव हो रहा है, बच्चों को पढ़ाई के साधन नहीं है, आम आदमी त्राही त्राही कर रहा है और पूरा देश विकास की मार्ग पर चल रहा है और कठोर विधानसभा उसमें बहुत पीछे है। हम भी बहुत से गाँवों में जाते हैं और देखते हैं कि बहुत से गाँव नहीं, ज़्यादातर गाँवों की स्थिति ये है कि पैसा तो ऊपर से बहुत आता है, लेकिन नीचे स्तर पर आते आते आज तक रास्ते भी नहीं बन पाए हैं। और जो युवाओं के मुद्दे हैं, जैसा कि हमारे बाहर क्षेत्र है जो सिसोली पड़ता है, वहाँ भी कोई बच्चों के लिए या जो युवाओं के लिए कोई फील्ड नहीं है। उसको लेकर क्या कहेंगे? अगर आप जो चुनाव जीतते हैं तो उसके बाद उसे बनवाने का कार्य करेंगे या नहीं? देखिए, युवा आज बहुत परेशान है हमारे क्षेत्र का। हम देखते हैं कि 10-10, 8-8 हज़ार की नौकरियों के लिए मेरे पास फ़ोन आते हैं कि हमारे बेटे की नौकरी लगा दो, हमारे भाई की नौकरी लगवा दो, पर उनके लिए कोई रोज़गार नहीं है और बहुत ज़्यादा परेशानी की स्थिति है। अगर मैं यहाँ से जीतता हूँ तो युवाओं के लिए जो भी हर संभव मदद होगी वो मैं करूँगा। ये तो हो गया युवाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा। बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें लेकर किसान भी परेशान हैं, जैसा कि अब मील स्टार्ट होने वाला है, गन्ना जो डलना शुरू हो जाएगा, पर्चियाँ लेट आती हैं जिन्हें लेकर किसान बहुत परेशान होता है और उनकी गेहूं की बुआई नहीं हो पाती। उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, सरकार तो अपना ऊपर से राशि जल्दी देती है, पर जो मिल वाले हैं ये गड़बड़ी करते हैं। ये इसलिए करते हैं कहीं ना कहीं प्रतिनिधियों से मिले हुए हैं। जब तक ये बंदरबाट चलती रहेगी, जब तक किसानों की समस्याएं ऐसी रहेंगी, हमें इस पर ठोस कार्रवाई करनी पड़ेगी और इन पर प्रेशर डालना पड़ेगा कि आप ये जो समस्याएं किसानों की दूर क्यों नहीं करते। ये विधायक तो बन जाते हैं या मंत्री बन जाते हैं, पर कभी ये क्षेत्र में आके देखते हैं कि क्षेत्र में क्या हो रहा है, क्या आम लोगों की जो समस्या है उन पर ध्यान देते हैं? बस जब चुनाव होते हैं, जब ये लोग आते हैं और जब चुनाव ख़त्म हो जाते हैं तो ये अपना एसी गाड़ियों में घूमते हैं। आज आपने देखा होगा कोई भी नेता कम से कम 5-5 गाड़ियाँ लेकर घूमता है। क्या ये लोकतंत्र है? जो कभी स्कूटियों पर चलते थे, कभी स्कूटर पर चलते थे, आज वो 10-10 गाड़ी ले रहे हैं। कहाँ से आई गाड़ी? इनसे सवाल पूछना चाहिए। ये भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा गढ़ बन चुका है कठोर। कोई भी, मैं ये नहीं कहता कि ये पार्टी है वो पार्टी, कोई भी पार्टी हो, जो भी विधायक बनता है वो अपना धन कमाता है। पिछले 10-15 सालों से यहाँ पे यही हो रहा है। हमने ये भी सुना है कि आपका कोई संगठन है जो ज़मीन स्तर पर काम करता है, जो राष्ट्रवाद नाम है जिसका, राष्ट्रवाद बताया जाता है। उसमें क्या क्या कार्य किए जाते हैं जो जनता से जुड़े हुए हैं?
देखिए, मैं राष्ट्रवाद जो भारत है उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ और हम इस पूरे देश में इस पे काम कर रहे हैं। हम हिंदू पुनरुत्थान पे काम करते हैं और कैसे हम अपने पर्यावरण को बचा सकें। आज आप देख रहे होंगे कि पर्यावरण किस तरह से प्रदूषित हो चुका है, तो हम इसमें उस विषयों पर काम करते हैं और कैसे बच्चों को, गरीब बच्चों को उसमें हम उनको कैसे उनके जीवन की स्तर सुधार सकें उस पर काम करते हैं। युवाओं को कैसे हम स्किल डेवलपमेंट में ला सकें उस पर काम करते हैं। जो जहाँ हम खड़े हैं यहाँ से जो मेरठ है उसकी दूरी करीब 15-20 किलोमीटर होगी, लेकिन शहर इतना पास होने के बावजूद भी यहाँ पर जो गांव हैं उनमें इतनी सुविधाएं नहीं हैं। जो सरकार की तरफ से योजनाएं आती हैं वो ज़मीन स्तर पर नहीं आ पाती। अगर आपकी जीत होती है और आप विधायक बनते हैं तो उन कार्यों को लेकर सरकार पर दबाव बनाने कार्य करेंगे। अब आप देखिए, मेरठ में मेट्रो आ चुकी है। मेरठ एक दिल्ली एनसीआर का एक पार्ट हो चुका है, पर अगर आप किठौड़ की तरफ आएंगे तो ये अभी भी ऐसा लगता है कि जैसे 50 साल पीछे हो। अगर जनता मुझे इस सीट से जिताती है तो मैं जनता के मुद्दे उठाऊंगा। मैं एक आम आदमी हूँ और ना ही मैं बहुत पैसे वाला हूँ, एक आम व्यक्ति हूँ जैसा आप सभी जानते हो। सभी के साथ मिलजुल कर रहता हूँ। मैं आपका भाई हूँ, आपका बेटा हूँ और जो भी मेरे से संभव प्रयास होगा, आप लोग मुझे कितने सालों 40-50 साल से जानते हैं, तो जैसा हम मेरे पिताजी का भी नेचर रहा, मेरा भी नेचर रहा, हमने क्षेत्र के लिए जो भी जिसकी भी मदद करनी पड़ी हम करते हैं। अच्छा, तो ये थे हमारे साथ जो रितेश जी, और ये विधायक पद का चुनाव लड़ रहे हैं किठौड़ विधानसभा से। आज की ये बात इनकी कहाँ तक जनता तक जाएगी और जनता इन्हें कितना सपोर्ट करेगी ये तो आने वाला समय बताएगा। हमारी शुभकामनाएं इनके साथ में है। धन्यवाद।